यह पाठ हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका के सेकंड पार्ट से ली गई है। दादी माँ पाठ है दादी माँ। इसके लेखक है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी। लेखक पहले हम डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 19 अगस्त 1928 ईस्वी को हुआ। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2008 में हुई। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। शिव प्रसाद सिंह एक विद्वान साहित्यकार थे जिनकी बौद्धिकता, तार्किकता और विलक्षणता के लिए इन्हें जाना जाता है। प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य को आंदोलित किया। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी ने हिंदी की उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना जैसी लगभग सभी गद्य विधाओं में रचनाएं की। यानी हिंदी में इन्हें निबंध, कहानी, उपन्यास और आलोचना बहुत सारे काव्यों की रचना की। अब अपन दादी माँ पाठ का सार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी की जो दादी माँ है उसकी कहानी यहाँ पे डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी दादी माँ की पूरी कहानी बताते हैं। पाठ है कमजोरी ही अपनी पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमनासा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। यानी लोग पीठ पीछे और कुछ कहते हैं और सामने कुछ और बोलते हैं। इसके बारे में लेखक बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या है, पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे कंवार के दिन आ गए। यहाँ पे कंवार का एक महीना है जिसे आश्विन का महीना कहते हैं और ये सितंबर में आता है। जो वर्षा ऋतु जहाँ पे समाप्त हो रही होती है वहाँ पे ये महीना आता है। मुझे लगता है जैसे कंवार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही लोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साही की अधखली घासें, गेहुअर और बनप्याज की जड़ें, यानी दूर के जो पौधे हैं वह खेतों से बह कर के आ गए हैं ऐसा लग रहा है। नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़क कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यानी जब पानी तेजी से आता है तो उसमें झाग हो जाते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले। अगहन का भी एक महीना है जो माघ शीर्ष के महीने को कहते हैं अगहन का महीना, जो यह हमारे 2020 में मंगलवार 15 दिसंबर से शुरू होगा और इसका समाप्ति होगी बुधवार 13 जनवरी तक। इसे ही बोलते हैं अगहन का महीना, यानी दिसंबर महीने में आता है। चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत्र यानी चैत्र का महीना जो अप्रैल के महीने के लगभग आता है। चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर कंवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी हमें खाने को नहीं मिले बच्चों को वो चलेगा, लेकिन अगर उस मौसम का उस पानी को बच्चों के द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। मैं भीतर हुड़क रहा था पानी में, 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया।
हल्की बीमार न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जंवर हो, यानी जंवर अपन बुखार को बोलते हैं। सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु, यानी नींबू दिया जाता और साबूदाने। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। जंवर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई उतारा तो रात भर 12 बजे के बाद, यानी बहुत तेज बुखार आ गया तो 12 बजे के बाद में। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह स्नेह शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्धे टपके हुए जल की सी तिलता, यानी दादी माँ उस जल से नहा के आई थी। मैं गर्म हो रहा था, मेरे जंवर चढ़ा हुआ था। आते ही मुझे अपने जो ठंडे शरीर के हैं अपने आंचल में ले लेती है। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुँह में डाली, माथे पर लगाई। यानी जो दादी माँ है वह क्या करती है, वह मतलब कोई मिट्टी होती है उसका लेप सिर पे लगाया जाता है। जैसे अपनी बुखार होता है तो अपन गीली पट्टी सिर के लगाते हैं। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झल्लाती, कभी चलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर जवार का अनुमान करती हांडी में पानी आया कि नहीं। वह घर वालों को परेशान करती, इसे कह कह करके उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। यानी पहले के ज़माने में ऐसा किया जाता था कि अगर जिसकी ज़्यादा दिन जमर हो रहा है तो उसे टाइफाइड समझ लिया जाता था और उसके घर में किसी भी मेहमान को जल्दी से आने नहीं दिया जाता था। आधी लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव की बहुत सारी दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती, यानी कोई बुलाता नहीं तो भी दादी माँ वहाँ पे पहुंच जाती। वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यानी वो सारी बीमारियों की कहानी सुना देती। महामारी और विष सूचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्री जलधार गूगल और धूप ये आदि चीज़ें देने को बोलती। सफाई को कोई उनसे सीख ले, यानी बहुत सफाई रखती दादी माँ। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाप नहीं बदले जाते, जो तकिए के कवर होते हैं उन्हीं को गिलाप बोलते हैं, तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अभी भी आता है। नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार बुलाने का जी नहीं होता। यानी अभी कोई मेरी इतनी जैसे दादी माँ देखभाल करती थी बचपन में, इतनी कोई नहीं करता। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी नाती, यानी दादी माँ को अगर कोई बुलाता भी नहीं तो भी दादी माँ चली जाती और फिर शादी में जो भी काम होता है वह सब उनको बताती। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार पड़ोसन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं है, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यानी दादी माँ कुछ भी काम नहीं करती, बताती है, लेकिन अगर वह नहीं रहती, उनकी अनुपस्थित रहती तो ऐसे बन जाता जैसे वह देरी से आए हैं। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा, धन्नो रुपये में सुध के आज दे दे। यानी वह
तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। यानी जो रामी की चाची है वह अपनी बेटी की शादी में दादी माँ से पैसे उधार लेकर के जाती है। वो दादी माँ आज वही पैसे उस रामी की चाची से मांगती है कि शर्म नहीं है, जब मांगने आई थी तब तो कैसे ले गई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी थी, अब लगी है आजकल करने फसल में दूंगी। यानी वह रामी की चाची है जो बहाने बनाती रहती है कि फसल कटेगी तब दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी माँ उन्हें व्यंग्य कसते हुए कहती है कि तेरे लिए क्या दूसरी फसल कटेगी तब देगी। दूंगी मालकिन। अब रामी की चाची बोलती है दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेगी। ये तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, काम कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इसे अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। यानी जो ये अप्रिय, अप्रिय का मतलब होता है मन को प्रिय नहीं लगने वाला, अच्छा नहीं लगने वाला। तो मैं इसे लेकर कह रहे हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी कि मैं इसे हटाना चाहता था, लेकिन बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल चला है समझाने। यानी जब लेकर कहते हैं कि दे देगी, इन्हें पैसे उधार दे दो, तो दादी कहती है चलो समझाने चला है मुझे। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नामों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा कि उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का, उरीन का मतलब होता है जिसका कर्ज चुका दिया जाता है। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली। यानी दादी माँ ने मुझसे कुछ भी नहीं लिया, ऊपर से मुझे 10 रुपए का नोट और दिया। देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। उल्टा मुझे 10 रुपए दे करके बोलती है कि जैसी तेरी बेटी है वैसे ही मेरी बेटी है। 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है। यानी उसे चाची से लेखक पूछते हैं कि उस दिन तो आपको बड़ा डांट रही थी। तो चाची बोलती है वह तो बड़े लोगों का काम है, बाबू रुपया देकर डांटे भी न तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता। यानी डेली एक ही कथा का रंगमंच होता। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पाठ औरतें ही करती। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने की बात पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक जैसा होता है। यानी दादी माँ जब औरतें उनको वह जो नाटक रंगमंच करती हैं, लड़के की शादी होती है बारात के जाने के बाद में, तो दादी माँ वह सोते रहते हैं आंगन में, तो दादी माँ बिगड़ती हैं कि लड़के और ब्रह्मा का मन तो एक जैसा होता है, इनसे क्या शर्माना। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी। यानी भाभी ने कोई ऐसा रंगमंच किया तो उससे हंसी न रुकी और भंडा फोड़ हो गया। यहाँ पे भंडा फोड़ का मतलब है मेरी पोल खुल गई। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी है कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दूँ। यानी दादी माँ अभी भी ऐसे ही कर रही है कि छोटा बच्चा है। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी
लड़के से क्यों लगती है, यानी इस लड़के की मोह क्यों लगती है, जो आपको करना है वो करो। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी, यानी वो मजाक उड़ाती है उसकी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते मैं अभयदान मिल जाता। अभयदान होता है अहिंसा का पालन या भय से बचाने का दान। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज के कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्कर जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती है थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता, यानी कोई भी उनके साथ धोखा ही करता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। यानी दादा कहते थे कि मैं पीछे आऊँगा और आप पहले जाओगी, ये बात कहते थे, लेकिन दादा पहले चले गए तो ये संसार उन्हें झूठा लगने लग गया, मिथ्या लगने लग गया। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुँह में राम बगल में छुरी वाले दोस्त की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, यानी बहुत सारी संपत्ति खर्चा किया, वह घर की तो थी नहीं, यानी बाहर से लिया गया था, किसी से उधार लिया गया था। और व्यय का मतलब होता है खर्चा, संपत्ति यानी पैसे, धन। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, माघ का महीना था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह खातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों को देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं कहा न? चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। यानी दादी माँ जैसे अभी भी जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वह अपने बच्चों से अपना दुख छुपाते हैं, यानी बच्चों को दुख नहीं होना चाहिए, वैसे ही वह दादी भी उनसे वह दुख छुपा रही थी। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। यानी दादी माँ के खुद का इतना दुख होने के बावजूद भी वह अपने पोते को खिलाती है। सुबह मैंने देखा चारपारी पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं है। यानी जो रामू की चाची ने उन्हें इतने अच्छे दिल की होने के कारण भी उन्हें पैसे उधार दिए, आज उन्हीं लोगों को कोई उधार नहीं दे रहा है। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी है। वे रोने से हो गई। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो अभी हूँ ही। यानी दादी माँ उन्हें सांत्वना देते हुए कहती है कि अभी मैं हूँ, मेरे होते हुए आपको रोना नहीं है। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था, यानी इसी परिस्थिति के लिए पहनाया था कि विपरीत परिस्थितियों में ये मेरे साथ देंगे। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। यानी आंसू पोंछकर कहा कि पुराने लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो आगे पीछे देख करके चलते हैं, परिस्थितियों को देखकर चलते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। यानी जो मेरे मन में दुख था, जो मुझे कर्ज लेना पड़ रहा था, कोई दे नहीं रहा था, वह धुंधली सी छाया थी, वह विलीन हो गई, नष्ट हो गई। मैंने देखा काफ़ी चढ़ आया है, दिन काफ़ी चढ़ आया था, शाम होने वाली थी। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पाँखें
फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चिट्ठियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी दादी माँ की मृत्यु के बाद में लेखक शिव प्रसाद सिंह जी ये चैप्टर लिखते हैं और उन्हें जब उनका पत्र मिलता है कि दादी माँ नहीं रही तो उन्हें अत्यंत दुख होता है। दादी माँ एक ऐसी प्रतिमूर्ति थी जो दूसरों का दुख देखकर दूसरों की खुशियों में साथ देती, दूसरों के दुखों में उनका साथ देते थे। चाहे भले उनका कोई साथ दो, चाहे उन्हें मानो या नहीं मानो, फिर भी वह दूसरों का साथ देते थे। ऐसी दादी माँ थी।